नमस्कार, जेपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जेपीसी झुंझुनू लेकर आया है आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हीट एंड थर्मोमीट्री। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से हमें ज्ञात हो रहा है हीट एंड थर्मोमीट्री, तो आपने इस चैप्टर को समझने के लिए पहले समझा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को। टेम्परेचर ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है, जिसे केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जा सकता है। फिर देखा आपने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट को। हीट ऊर्जा का ये एक रूप है और ऊर्जा की तरह इसका मात्रक जूल या कैलोरी होता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। इसके अलावा आपने टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल देखे थे कि डिग्री सेंटीग्रेड में नाप सकते हैं, केल्विन में नाप सकते हैं, र्यूमर में नाप सकते हैं, आदर्श गैस ताप पैमाना देखा था। ये 4-5 तरीके के आपने पैमाने देखे थे, जिनके बीच में रिलेशन देखा था कि किसी एक ताप पैमाने पे आपको टेम्परेचर की वैल्यू ज्ञात होने पे उसे किसी अन्य ताप पैमाने में किस तरह निकाल सकते हैं। इनको देखने के बाद में आपने देखा था मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि अगर दो वस्तुओं के बीच में तापांतर है तो उसमें जो ऊष्मा का संचरण हो रहा है वो 3 विधियों के द्वारा होता था। चालन के द्वारा होता था ऊष्मा का संचरण, संवहन के द्वारा होता था और विकिरण के द्वारा। चालन ठोसों में होता था, जबकि संवहन है वो द्रव और गैसों में होता था। चालन और संवहन स्लो प्रोसेस थे, जबकि जो रेडिएशन है वो एक फास्ट प्रोसेस था। चालन और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था सूर्य से प्राप्त ऊष्मा, जबकि चालन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था किसी भी रोड के एक सिरे को गर्म करना तो दूसरा सिरे धीरे धीरे स्वतः ही समय के साथ गर्म, या फिर कहें पहला सिरे धीरे धीरे समय के साथ ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार ऊष्मा संचरण की विधियों का भी अध्ययन कर चुके हैं। तो ऊष्मा को समझने के पश्चात, ऊष्मा संचरण की विधियों को समझने के पश्चात आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। क्या है न्यूटन का शीतलन का नियम? न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु तथा वातावरण के मध्य तापांतर अधिक नहीं हो तो वस्तु के जो शीतलन की दर है यानी -dT/dt, या फिर कहें वस्तु के ऊष्मा क्षय की दर यानी -dT/dt तापांतर के समानुपाती होती है। जब वस्तु और वातावरण के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है तो आपका dT/dt है, शीतलन की जो दर है वो आपके तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस के समानुपाती होती है। ये आपका सिंपली शीतलन का नियम है। जैसे समझे तो मान लिया किसी वस्तु का ताप T है और वातावरण का ताप T0 है। T और T0 के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस तो है पर वो बहुत कम है। तब क्या होगा, इनके जो शीतलन की दर है dT/dt वो समानुपाती होगी इनके टेम्परेचर डिफरेंस T-T0 के, यानी ऊष्मा के क्षय की दर -dQ/dt समानुपाती होगी वस्तु और वातावरण के मध्य तापांतर यानी T-T0 के। अब समानुपाती निशान को हटाएंगे तो एक समानुपाती नियतांक आएगा, जिसे यहाँ पे K लिया गया है। तो इस प्रकार K एक समानुपाती धनात्मक नियतांक है तथा ये वस्तु के सरफेस और प्रकृति पे निर्भर करता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान तो m, विशिष्ट ऊष्मा S है किस टेम्परेचर T पे, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान व विशिष्ट ऊष्मा T टेम्परेचर पे m और S हैं, तो dt समय में जो वस्तु का ताप है वो dt गिरता है और ऊष्मा में क्षय dq होगा। क्या माना कि T टेम्परेचर है, उस T टेम्परेचर पे वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा S है, और उसका जो टेम्परेचर dt गिर रहा है उस पर ऊष्मा का क्षय dq है। तो dq बराबर क्या हो जाएगा, ms dt, जहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान, s उसकी विशिष्ट ऊष्मा, dt उसका टेम्परेचर का डिफरेंस। तो उस टेम्परेचर गिरने से या टेम्परेचर डिफरेंस आने से जो ऊष्मा का क्षय हुआ है वो dq है आपका। तो इस इक्वेशन 12.21 को इक्वेशन 12.20 में रखने पे क्या आएगा, क्या, या फिर आप इक्वेशन 12.21 में dt का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, dQ/dt बराबर होगा ms बराबर dt/dt के। अब इसमें dQ/dt की वैल्यू रख दो 12.20 से, तो dQ/dt की जगह आपको क्या रखना है, K-T-0 रखना है। तो रखो K-T-0 बराबर
माइनस में ये सब चीज़ें बराबर एम एस डी टी अपॉन डी टी, या फिर इसको कैसे लिख दिया आपने माइनस एम एस डी टी अपॉन डी टी बराबर के टी माइनस टी जीरो। अब डी टी की साइड में कैपिटल टी है वो आप लेके आएंगे, तो डी टी बराबर हो जाएगा डी टी बटा टी माइनस टी ज़ीरो बराबर माइनस के बटा एम एस डी टी। और इसको सरल करें तो आप के बटा एम एस को कैपिटल के लिख दीजिए ताकि सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाए। तो क्या हो जाएगा डी टी बटा टी माइनस टी जीरो बराबर माइनस के डी टी, जहाँ पे कैपिटल के क्या है स्मॉल के बटा एम एस जो कि एक स्थिरांक है। ठीक है, तो अब समीकरण 12.23 का हम समाकलन करेंगे, तो वो है डी टी अपॉन टी माइनस टी जीरो। इसका समाकलन क्या आ जाएगा log टी माइनस टी जीरो बराबर के तो कांस्टेंट है तो माइनस के तो कांस्टेंट, और डी टी का समाकलन टी प्लस समाकलन नियतांक सी डैश। ठीक है, अब इसका log हटाएंगे इस इक्वेशन का तो आ जाएगा टी माइनस टी जीरो, log हट गया, और इस इक्वेशन का log हटाने पे आ जाएगा ई की पावर माइनस के टी प्लस सी डैश। इस टी ज़ीरो को इधर लेके जाएंगे तो टी बराबर आ जाएगा टी ज़ीरो प्लस ई की पावर सी डैश और ई की पावर माइनस के टी। इससे क्या आ जाएगा टी माइनस टी ज़ीरो बराबर सी बोल दिया, सी किसे बोला है ई की पावर सी डैश जो कि कांस्टेंट था उसी को सी बोल दिया है, सी इंटू ई की पावर माइनस के टी। यदि वस्तु का ताप डी टी समय में T1 से T2 हो जाता है तो आपका डी टी क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। अब एवरेज ले T1 T2 का, तो T एवरेज हो जाएगा T1 प्लस T2 बटा 2। अब समीकरण 12.22 ए में डी टी तथा टी का मान रखने पे ये समीकरण हो जाएगी माइनस एम एस डी टी बटा डी टी बराबर के टी माइनस टी ज़ीरो। इससे क्या आएगा माइनस एम एस डी टी की जगह क्या लिख दें टी वन माइनस टी टू बटा डी टी बराबर के टी की जगह वही लिख दो एवरेज टी वन प्लस टी टू बटा 2 माइनस टी ज़ीरो। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डी टी बटा डी टी बराबर होता है माइनस के बटा एम एस इंटू टी माइनस टी ज़ीरो। इस सूत्र से वस्तु के ताप पतन की दर या फिर कहें शीतलन की दर को हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह ये बताता है कि समय के साथ वस्तु के टेम्परेचर में कमी आती है। उपरोक्त समीकरण से हम किसी वस्तु की किसी ताप परास में शीतलन की दर की गणना कर सकते हैं। यदि हम तापांतर T माइनस टी जीरो तथा समय T के मध्य ग्राफ खींचते हैं जहाँ पे तापांतर को y एक्सिस पे यानी T माइनस टी जीरो को y एक्सिस पे तथा समय को x एक्सिस पे लेते हैं तो ये निम्नानुसार प्राप्त होता है। अगर log में लेंगे तो सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी जिसकी प्रवणता माइनस k होगी। उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि शुरुआत में वस्तु का ताप तेजी से गिरता है और समय बढ़ने पे इसकी जो दर है वो धीमी हो जाती है। यदि y एक्सिस पे तापांतर के स्थान पे आप log t माइनस टी जीरो को लेते हो तो हमें सरल रेखा प्राप्त होती है और उस सरल रेखा की प्रवणता या स्लोप माइनस k प्राप्त होता है। अब हम न्यूटन के शीतलन के नियम को प्रायोगिक रूप से देखते हैं। प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हमें प्रायोगिक व्यवस्था करनी होगी। प्रायोगिक व्यवस्था में क्या करेंगे कि हम एक दोहरी दीवार का पात्र V लेते हैं जिसकी दीवारों के मध्य जल भरा हुआ है। कोई पात्र लिया उसमें जल को भर दिया, उक्त पात्र जल से भरा तांबे का कैलोरी मापी C आप इस चित्र के अनुसार रखते हैं। दोनों पात्रों में चित्रानुसार कारक की सहायता से तापमापी T/T0 लगाए गए हैं। अब हम एक निश्चित समय अंतराल पे कैलोरी मापी में ताप का पाठ्यांक थर्मामीटर से नोट कर लेंगे कि एक मिनट पे देख लिया या 2-2 मिनट पे थर्मामीटर में जो रीडिंग आई उसको नोट कर लिया। फिर हम T और log T माइनस टी जीरो के मध्य ग्राफ खींचेंगे जो कि हमें सरल रेखीय प्राप्त होगा जिसकी प्रवणता नेगेटिव होगी जिसकी वैल्यू माइनस k होगी। ये प्रयोग न्यूटन के शीतलन के नियम को सत्यापित करता है।
तो क्या था न्यूटन के शीतलन का नियम? न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु और जो आपका वातावरण है, एनवायरनमेंट है, इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, तो वस्तु की जो शीतलन की दर है dQ/dt है वो समानुपाती होगी उस वस्तु और वातावरण के टेम्परेचर के अंतर के बराबर। यानी जो शीतलन की दर dQ/dt है वो समानुपाती होगी T-T0 के। नेगेटिव चिन्ह बताता है कि कमी हो रही है, शीतलन हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर हाई था, हाई से लो हो रहा है, टेम्परेचर में कमी हो रही है, इसलिए नेगेटिव का निशान है। ठीक है, समय के साथ वस्तु के टेम्परेचर में कमी आ रही है इसलिए नेगेटिव है। तो आपकी शीतलन की जो दर है dQ/dt है वो समानुपाती है वस्तु के टेम्परेचर T और वातावरण के टेम्परेचर T0 के टेम्परेचर डिफरेंस के। dQ/dt समानुपाती है T-T0 के। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हो आप, किसी केतली में पानी को गर्म करते हो, फिर इस गर्म पानी को आप रखते हो न्यूटन के शीतलन के नियम के लिए जो आपकी कैलोरी मापी है उसमें रखते हो, फिर एक विडोलक लेते हो और उस विडोलक को एक तरह से चम्मच टाइप का विडोलित है उससे उस पानी को हिलाते हो। हिला क्यों रहे हैं? उस गर्म पानी को ठंडा करने के लिए अपने हिलाते हैं। फिर एक फिक्स अंतराल ले लेते हैं समय का कि हम 1-1 मिनट पे रीडिंग लेंगे, तो 1-1 मिनट के अंतर पे आप थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करोगे। जैसे स्टार्टिंग में आपने वो एक्सपेरिमेंट चालू किया 12 बजे उसका टेम्परेचर आया मान लो 52 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 12:02 पे आपने उसकी रीडिंग ली, तब मान लिया उसकी थर्मामीटर में रीडिंग आई 51। फिर 12:04 पे 50। इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे कि आप एक नियत समय अंतराल पे थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। तो आपके पास समय T आ गया और जो समय तो स्मॉल t था ही और थर्मामीटर से रीडिंग आ गई। तो इस प्रकार आपके पास समय T और T0, इन T0 क्या था? आपका वातावरण का ताप जो कि फिक्स है, रूम टेम्परेचर फिक्स है, और थर्मामीटर से कैपिटल T आ गया है। स्मॉल t आपका है टाइम कि 12 बजे लिया था मैंने रीडिंग, और कैपिटल T है जो थर्मामीटर ने दी, और जो कैपिटल T0 है वो फिक्स है रूम का टेम्परेचर। तो T-T0 निकाल लेंगे कि 12 बजे आपका T-T0 ये था, 12:02 पे आपका T-T0 इतना था, 12:04 पे आपका T-T0 इतना था। तो इस तरह से आपकी पूरी टेबल बन जाएगी जिसमें टाइम T आता रहेगा, T-T0 आता रहेगा। अब इस T-T0 की लॉग ले लोगे तो लॉग में वैल्यू आ जाएगी। अब इस लॉग T-T0 और जो समय T है इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे, जहाँ पे लॉग T-T0 को y एक्सिस पे लोगे आप, समय T को आप x एक्सिस पे लोगे, और इनका ग्राफ खींचने पे आपको एक सरल रेखा आएगी। सरल रेखा की प्रवणता या आपको स्लोप निकालना है। स्लोप या प्रवणता का फॉर्मूला होता है dy/dx, यानी y की रीडिंग, y के किन्हीं भी 2 पॉइंट ए बी की का जो y की वैल्यू की जो डिफरेंस है वो बटा जो आपका समय t है उसके 2 पॉइंटों का डिफरेंस है वो, यानी dy/dx निकाल दोगे तो उससे आपकी प्रवणता आ जाएगी जो कि होगी -k के बराबर। तो इस प्रकार न्यूटन के शीतलन का नियम देखा कि शीतलन की दर dQ/dt समानुपाती है T-T0 के, और नेगेटिव का जो निशान लग रहा है dQ/dt के आगे वो इस वजह से है कि समय के साथ आपके टेम्परेचर में कमी होती है। एक्सपेरिमेंट आपने किया है, एक्सपेरिमेंट करके आपको टाइम T के साथ साथ आपको T-T0 मिलता रहेगा। फिर टाइम T और T-T0 का भी लॉग ले लेंगे, उसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ एक सरल रेखा आएगी और उस सरल रेखा का आप स्लोप याद करोगे जो कि -k के बराबर होगा। इस प्रकार ये जो एक्सपेरिमेंट है वो न्यूटन के शीतलन नियम को सत्यापित करता है। तो जो हमने माना था कि आपके शीतलन की दर है वो समानुपाती है तापांतर के, वो एकदम सही था, उसका सत्यापन होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक।